हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट की थी पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़, जिसमें हमने सेट्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, JSSSB। ठीक है, जहाँ पर भी पीजीटी मैथ आता है ना, अगर आप मेरी करवाई हुई सीरीज़ करके चले जाएंगे तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ ही एक और बात, मैंने पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, जिसमें मैं उसी लेवल के, हायर लेवल के, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। MCQs हैं उसमें, तो आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेट्स के लेक्चर 1 में हम कर चुके हैं डेफिनेशन ऑफ सेट्स, बेसिक कंसेप्ट कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो वहाँ जा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेस्ट। कहता है एक सेट जो क्या कंटेन करता है, ध्यान से सुनिएगा, ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल देखते हैं। इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। जब हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम पॉइंट को कैसे नोटेट करते हैं? x is to y, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का रहता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y का रहता है। इन xy प्लेन इसी तरह से ड्रॉ किया जाता है ना, x एंड दिस इज y। कहता है XY प्लेन में जब हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आते हैं, तो कहता है इसमें, कहता है ये जो सेट होता है ना सभी पॉइंट्स का, मान लो इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं 2 3, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया 2 3, इसके अलावा ले लें 1 2 5 6 -1 -2, कुछ भी ले सकते हैं। कहते हैं ये सभी पॉइंट जिसके अंदर आते हैं वो क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है ना, वो सारा क्या बन जाएगा? जो भी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सब का सेट XY प्लेन में, वो क्या कहलाएगा? उसका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यानी कि 2 3 एक पर्टिकुलर केस हो गया XY का। ठीक है, अगर हम बात करें -1 -2 भी क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा XY का। क्लियर? ठीक है, जनरलाइज सेट को क्या कहा गया है? यूनिवर्सल सेट। एक और छोटा सा एग्जांपल है, देख लेते हैं। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 4 5 6 एंड C इज इक्वल टू 1 3 5 7, तो कहता है देन, ध्यान से देखिएगा, देन ये वाला जो सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं होती, एक एक बार आ जाए सफिशिएंट होता है। 1 2 3, 2 पहले आ चुका है, 4 5 6 1 3 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 7, ये क्या बन जाता है? उसका यूनिवर्सल सेट। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास पावर सेट। कि पावर सेट क्या होता है? पावर सेट ऑफ द सेट, मान लीजिए कोई भी एक सेट है, ठीक है, एक सेट है आपके पास A, आपको उसका क्या डिफाइन करना है? पावर सेट। आप कैसे डिफाइन करेंगे? फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। कहते हैं यानी कि A के अंदर जितने भी क्या आ रहे हैं? सबसेट्स आ रहे हैं। ठीक है, मान लो B कंटेंड है, C कंटेंड है, D कंटेंड है। ठीक है, कहते हैं A के अंदर जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं, कोई एक सबसेट नहीं, जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं, फैमिली लिखा है ना, फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, जितने भी सबसेट्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे? पावर सेट। यानी कि पावर सेट क्या हो गया एक सेट का? कि उसके सभी सबसेट्स की कलेक्शन। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए को PA से नोटेट किया जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एस सच दैट एस कंटेन्ड इन ए के अंदर आने वाले सभी सबसेट्स, उसको हमने एक जनरल नाम दे दिया S, तो उन सब की कलेक्शन क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ ए। अब हम कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स देख लेते हैं, वो रिजल्ट क्या है। ठीक है, पहला रिजल्ट है कि अगर मान लीजिए एक ऐसा है, एक एम्प्टी सेट है, यानी कि वॉइड सेट है, या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं? नल सेट भी कह सकते हैं। कहते हैं अगर A एक वॉइड सेट है तो पावर सेट क्या होगा? पावर सेट आपको बेसिकली A का बताना है, A तो खुद ही एम्प्टी है, तो पावर सेट 5 का ही निकलेगा। पावर सेट ऑफ 5 भी क्या होगा? 5। सेकेंड है आपके पास कि अगर A कंटेंड है 5 में, ध्यान से समझिएगा, अगर एक इसमें कंटेंड है 5 में क्या कुछ कंटेंड हो सकता है? नहीं। 5 अपने आप के इक्वल हो सकता है और किसी के इक्वल नहीं। ठीक है, अगर एक सेट कहा जाता है वो उसके कंटेंड है 5 के अंदर, तो आप कहेंगे वो सेट तभी कंटेंड हो सकता है जब वो कैसा होगा? खुद ही एम्प्टी होगा। ठीक है, एम्प्टी में उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, खाली सेट में और तो कुछ नहीं आएगा ना, सेट को खुद ही एम्प्टी होना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपके पास पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स।
कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, पता होने चाहिए आपको। देखिए कहता है मान लीजिए आपके पास एक फैमिली गिवन है ए एन ऑफ सेट्स इज सेट टू बी पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ, ठीक है। कहता है कि एक फैमिली है ए एन एक फैमिली है, यानी कि उसमें मतलब एक कलेक्शन गिवन है, ठीक है, A3 A4 अप टू एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं ए एन तक, ठीक है। ये बन गई एक फैमिली। कहते हैं इस फैमिली को आप पेयर वाइज डिसजॉइंट कब कहेंगे, अगर AT इंटरसेक्शन AS एम्प्टी आ जाए फॉर ऑल T नॉट इक्वल टू S। यानी कि कहता है मान लीजिए 1 नॉट इक्वल टू 2 है ना, सबसे पहले तो A1 और A2 में हम देख लेते हैं। AT AS से कंपेयर कर लें तो T कितना आ गया 1 और S कितना आ गया 2, ठीक है। A1 की इंटरसेक्शन A2 के साथ कैसी हो जाए, एम्प्टी, 1 2 के इक्वल नहीं था। सेम इसी तरह से A1 की इंटरसेक्शन भी A3 के साथ क्या हो जाए, एम्प्टी। A1 की इंटरसेक्शन A4 के साथ क्या हो जाए, एम्प्टी। इसी तरह से अगर हम ले A2 की इंटरसेक्शन A3 के साथ, A3 की A4 के साथ, A2 की A4 के साथ, मतलब जब उसके अंदर आने वाले सभी के सभी सेट्स की फैमिली है ये, ठीक है, सभी सेट्स की आपस में इंटरसेक्शन क्या हो जाए, एम्प्टी। इंटरसेक्शन क्या होती है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन पार्ट ना रहे, ठीक है, सब कुछ भी कॉमन नहीं है किसी भी सेट में। A1 और A2 में कुछ कॉमन नहीं है, A2 A3 में कॉमन नहीं है, A1 A3 में कॉमन नहीं है। तो उस तरह के सेट्स को, उस तरह की फैमिली को हम क्या कहते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है आपके पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए बहुत ही सिंपल सी है। देखिए अननोन एम्प्टी, सबसे पहले तो इसके लिए फैमिली कैसी होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता हो। A इज इक्वल टू AT इज सेट ऑफ सेट्स इज सेट टू हैव हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी प्रॉपर्टी आप कब कहेंगे, जब मान लो कि एक सेट अनदर में कंटेन्ड है। मान लिया हमने A1 कंटेन्ड है A2 में, ठीक है। तो कहता है अगर AS बिलोंग कर रहा है A से, कहता है अगर मान लो जो बड़े वाला सेट है, ये छोटा हो गया क्योंकि कंटेन्ड है और ये बड़ा हो गया। कहता है अगर बड़ा सेट किसी अनदर कंडीशन से बिलोंग कर रहा है, मान लो A2 किससे बिलोंग कर रहा है, B से, तो कहता है छोटे पे भी वो बात होल्ड करेगी कि A1 भी किससे बिलोंग कर जाएगा, A से, ठीक है। जैसे हम अपने फैमिली में देखते हैं ना कि फादर किससे बिलोंग करते हैं, ग्रैंडफादर से। तो अगर हमारे फादर ग्रैंडफादर से बिलोंग करते हैं तो हम भी किससे बिलोंग कर जाएंगे, ग्रैंडफादर से। तो दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। देखिए अब नेक्स्ट है आपके पास वेन डायग्राम्स। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में वेन डायग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे करेंगे। कहते हैं अगर A कैसा है, सबसेट है B का। सबसे पहले तो आपको पता है U कैसा होता है, यूनिवर्सल सेट होता है ना। तो जितने भी सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं सब किसके अंदर है, इसी U के अंदर है, ठीक है। तो आप देखिए आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब ये कंडीशन है कि A एक सबसेट है B का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ये क्या है आपका U है, ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब क्या कहा है, देखो A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि A किसमें कंटेन्ड है, B में, ठीक है, यानी कि बड़ा कौन सा है, B है, ठीक है। तो इसमें हम बड़ा ड्रॉ कर ले पहले B, और छोटा क्या था, कंटेन्ड है, तो पूरे का पूरा कंटेन्ड होगा, दैट इज A। जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा कि A कंटेन्ड है B में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास A एंड B आर नॉट इक्वल बट दे हैव कॉमन एलिमेंट्स। कहता है अब ध्यान से देखिए, अब दो सेट्स हैं A एंड B, कहते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल सेट्स हैं। यानी कि अगर A में 4 एलिमेंट है तो हो सकता है B में 7 हो, 5 हो, 8 हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है, इक्वल नहीं है। हो सकता है A में ज़्यादा हो, B में कम हो। कहता है बट दे हैव कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह के केस में आप अपना वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये आपने A बना लिया, ठीक है। अब कहता है A एंड B इक्वल नहीं है। अगर देखिए दो सेट इक्वल होते तो हम उसको क्या करते, यही A है और यही B है, फिर तो बिल्कुल सेम ही ड्रॉ होती, A भी यही होता और B भी। अब कहते हैं इक्वल नहीं है बट उनमें क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। कॉमन एलिमेंट्स है ना, जब कॉमन पार्ट दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखाते हैं। ये उनका क्या आ गया, कॉमन पार्ट। ये आपने B ले लिया, इक्वल नहीं हुए क्योंकि A में ये सारे एलिमेंट फालतू हैं B से, और B में ये सारे एलिमेंट फालतू हैं। सिर्फ कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, जो इस पार्ट के बीच में आ रहे हैं। ये होता है इस केस का वेन डायग्राम। नेक्स्ट है आपके पास A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। A एंड B दोनों ही कैसे हैं, डिसजॉइंट, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, डिसजॉइंट है। A
एंड दिस इज बी। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दैट इज कि दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। अब नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑपरेशंस कर रहे हैं अब हम। उसमें फर्स्ट ऑपरेशन है आपके पास यूनियन ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स हैं, अगर हमें उसकी यूनियन निकालनी है तो वो होती क्या है, उसको वेन डायग्राम में कैसे नोटेट किया जाता है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे, कैसे एग्जाम्पल होते हैं, वो सब। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, अगर आपको उनकी यूनियन लेनी है तो उसमें किस तरह के एलिमेंट आएंगे। देखिए कहता है कि इसमें आएगा कि x सच दैट x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b और x बिलोंग टू बोथ a एंड b। देखिए इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, a यूनियन b का। ठीक है, जब भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, आप करेंगे ऐसे ही, बस आप शेडेड अपने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए x बिलोंग करता है a से बिलोंग करता है। ठीक है, x बिलोंग करता है b से। ठीक है, और x बिलोंग टू बोथ a एंड b। बोथ a एंड b का पोर्शन तो यही होता है ना जो कॉमन होता है। ठीक है, यानी कि जो यूनियन होता है उसमें ये टोटल काउंट किया जाता है आपके पास। क्लियर। ठीक है, टोटल काउंट किया जाता है कि ए बी पूरे के पूरे हो जाते हैं। x बिलोंग करता है या तो a से या b से, या फिर x बिलोंग करता है बोथ a एंड b, जो बीच का पार्ट होता है। ठीक है, कहते हैं ये सब जब तीनों चीज़ें और करके हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, a यूनियन b। आगे कहता है इफ x बिलोंग टू a यूनियन b है। कहता है अगर मान लो कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ है कि वो किससे बिलोंग करता है, a यूनियन b से। आप वेन डायग्राम से देखिए, अगर वो कह रहा है कि वो किससे बिलोंग करता है, a यूनियन b से। ठीक है, अब आपको पता है a यूनियन b तो ये पूरे का पूरा पोर्शन ही है ना। ठीक है, तो या तो वो a में होगा या फिर b में होगा, और तो कहीं नहीं हो सकता। या तो इस पूरे a में मिल जाएगा आपको या फिर इस पूरे b में मिल जाएगा। क्लियर। ठीक है, कहता है आगे x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर हम कहते हैं कि एक एलिमेंट इससे बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है, इससे बिलोंग ही नहीं करता, तो ये याद रखिएगा वो इस पूरे के पूरे एरिया में कहीं नहीं आएगा, ना तो वो a में आएगा एंड ना ही वो b में आएगा, क्योंकि उसको ये पूरा पार्ट छोड़ देना है, क्योंकि वो यूनियन में आ ही नहीं रहा। यूनियन में तो तभी आएगा ना जब इनमें से किसी एक में भी आ जाए, क्योंकि यूनियन तो पूरी ही है। ठीक है, अगर डज नॉट बिलोंग की कंडीशन है, ध्यान से देखिए, जब बिलोंग का केस था तो क्या आ रहा था, और अब जब डज नॉट बिलोंग का केस है तो क्या आ रहा है, एंड। ठीक है, क्योंकि वो दोनों में से कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। कहते हैं अगर एक आप a यूनियन b, ये आपको पता चल गई। ध्यान से देखिए, इस पूरी a यूनियन b के अंदर पूरा है ना, क्या ये a कंटेंड है, बिल्कुल है। इसी तरह से क्या ये b कंटेंड है इस पूरी के अंदर, बिल्कुल है। तो बस वही रिजल्ट्स लिखे हुए हैं कि a भी कंटेंड होता है a यूनियन b में और b भी कंटेंड होता है a यूनियन b में। इन सब के लिए आपको सिर्फ समझना है, वेन डायग्राम के थ्रू समझिए, बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। और हाँ, आप मेरे वीडियोस को ना पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने एक छोटी सी चीज़ भी छोड़ दी ना, आपको नेक्स्ट समझ नहीं आएगा। तो उसको पूरा ज़रूर देखिए वीडियोज़ को। a कंटेंड है a यूनियन b में, b भी कंटेंड हो गया a यूनियन b में। नेक्स्ट कहता है इफ़ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a कंटेंड है b में। कहते हैं इस तरह से दो सेट्स गिवन है, a कंटेंड है b में। अभी मैंने आपको वेन डायग्राम्स करवाए थे ना, चलिए हम उसका ड्रॉ करते हैं। a कंटेंड है b में, ऐसा ही बनेगा कुछ, यहाँ बना लेते हैं। a कंटेंड है b में, ठीक है, ये a हो गया और ये b हो गया। a कंटेंड है b में, देन a यूनियन b। अब देखो इन दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी, बड़े वाला। ठीक है, क्योंकि हमें तो टोटल लेना है ना। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा कर दें कि b कंटेंड है a में, ठीक है, तो यूनियन क्या हो जाएगी, फिर से बड़े वाला कौन सा है, a। ठीक है, तो a यूनियन b अगर a इज इक्वल टू a हो जाएगा अगर b कंटेंड है a में, और a यूनियन b के इक्वल हो जाएगा अगर a कंटेंड है b में। बेसिकली बड़े वाले की इक्वल हो जाएगी आपकी यूनियन दो सेट्स की, अगर कंटेनमेंट आती है। नेक्स्ट है आपके पास इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 3 5 7। अगर मान लीजिए कोई भी दो सेट गिवन है तो आप उनकी यूनियन कैसे निकालेंगे। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, सबको एक एक बार लिख दीजिए। 1 1 दोनों में आ रहा है, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं, चाहे किसी में एक बार आ रहा है चाहे दो बार आ रहा है, बट आपको लिखना कितनी बार है, एक एक बार। 2 3 2 3। अब जैसे 3 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे यूनियन में सिर्फ 1 टाइम लिखना है। फिर 5 7 वो एक एक बार आ रहा था, वो भी लिख दीजिए। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप वहाँ पे लिख दीजिए यूनियन में। नेक्स्ट कहता है इफ a1 a2 अप टू an क्या है, फाइनाइट फैमिली। फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट
मतलब कि कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ठीक है, काउंटेबल है। फाइनाइट फैमिली ऑफ सेट्स है, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय। तो अगर हमें इस तरह की एक फैमिली गिवन है A1 A2 अप टू UN AN, तो इसकी यूनियन कैसे दी जाएगी, यूनियन ऑफ I1 to N AI, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन AN। और एक और छोटी सी बात, यूनियन को जनरली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, A यूनियन B से। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। कई बार यूनियन को A प्लस B से भी नोटेट कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कहीं आपको A प्लस B लिखा दिख जाए ना, तो वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ही है। अब नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को अगर हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को, दो सेट्स हैं A एंड B, उनको नोटेट कैसे किया जाता है, A इंटरसेक्शन B से, ठीक है। कहते हैं इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट कि X A में भी हो एंड, ध्यान से देखिएगा, यूनियन के साथ कंपेयर करके चलते हैं। यूनियन में क्या आ रहा था, और आ रहा था ना, इसमें क्या आता है, एंड, यानी कि X A में भी होना ज़रूरी है और साथ साथ X B में भी होना ज़रूरी है। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना, तब आपका क्या आएगा, इंटरसेक्शन। हम इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए, अगर हम इधर से A एंड B की बात करते हैं, अब आप बताइए कि किस तरह का पोर्शन होगा कि X A में भी हो और B में भी। अगर मैं ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ, जो ये वाला दिख रहा है, इधर तो सिर्फ किस में है, A में है, B में तो नहीं है, दैट मीन्स कि ये नहीं लेना। अगर हम ये वाला ले लेते हैं तो ये B में है, A में नहीं है, तो आपको ये भी नहीं लेना। जो A और B दोनों में है, X A में भी है और X B में भी है, तो वो कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। यानी कि जब भी आपको इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा कि सिर्फ ये जो कॉमन पार्ट है आप उसी को शेडेड करेंगे, ठीक है। अब कहता है X बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B से, ये आपको वेन डायग्राम से ही क्लियर हो रहा होगा। अगर मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे आता है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि X यहाँ आ रहा है, तो यानी कि A में भी आ रहा है, इस तरफ का पार्ट A हो गया ना, और यानी कि ये B में भी आ रहा है, ठीक है। तो X A में भी आ रहा है और X B में भी आ रहा है। ये कंडीशन है ना, वाइस वर्सा में होल्ड करती है। अगर एक एलिमेंट A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है, तो वो अपने आप A इंटरसेक्शन B में भी जाएगा, और अगर A इंटरसेक्शन B में आ रहा है तो वो A में भी होगा और B में भी होगा, ठीक है। अब इसके लिए रिलेटेड कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स देखते हैं। A इंटरसेक्शन B किस में कंटेंड है, A में। क्लियरली आपको दिख रहा है, जब हम A ड्रॉ करते हैं तो ये है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B सिर्फ इतना पार्ट है, इसको थोड़ा नीटली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। कहता है A इंटरसेक्शन B किस में कंटेंड है, A में। A इंटरसेक्शन B ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये इधर A में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और ये A इंटरसेक्शन B किस में जा रहा है, B में भी है, तो A जो कॉमन पार्ट होता है वो A में भी होगा और B में भी होगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B अपने आप में क्या है, नथिंग बट द कॉमन पार्ट, ठीक है। सेकेंड है आपके पास, इफ A एंड B अगर दो सेट्स हैं, देन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा, A के, ठीक है। कहता है अगर आपके पास दो सेट्स हैं, A इंटरसेक्शन B A के इक्वल कब होगा, जब A कंटेंड है B में। चलिए इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कहता है A किस में कंटेंड है, B में। ये A है, ये B है, ठीक है। A कंटेंड है B में, तो A की इंटरसेक्शन B क्या होगा, डेफिनेटली सिर्फ कॉमन पार्ट तो यही रहेगा ना, छोटे वाला होगा, ठीक है। क्योंकि B वाला जो बाकी हिस्सा है वो A में तो आ नहीं रहा, A तो पूरे का पूरा आ रहा है ना B में, बट B का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपके पास बच गया, ये उसमें नहीं आ रहा, और आपको सिर्फ क्या लेना होता है, दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B A में, ठीक है। इसको भी हम अगर यूनियन से कंपेयर करते हैं, उसमें क्या आ रहा था, बड़े वाला आ रहा था जब कंटेनमेंट वाला पार्ट करा था हमने, इसमें क्या आएगा, छोटे वाला। A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल हो जाएगा, A के, ठीक है। और सिमिलरली अगर B कंटेंड है तो फिर से क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B छोटे के इक्वल, दैट इज कि किसके इक्वल हो जाएगा, B के। नेक्स्ट है आपके पास, इफ A1 A2 अप टू AN क्या है, फाइनाइट फैमिली है सेट्स की, तो इंटरसेक्शन क्या कहलाएगी। जैसे ये एक कलेक्शन दी हुई है आपके पास, फाइनाइट फैमिली दी हुई है सेट्स की, अगर हम इसकी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ I1 to N A I, ठीक है। I के ऊपर हमने नोटेशन लगा दिया कि I 1 से N तक जा रहा है, अगर 1 से 5 तक जा रहा हो, 1 3 9 12 है, तो A इंटरसेक्शन B। ध्यान रखिएगा, यूनियन में तो हम क्या करते थे, सारे के सारे लिख लेते थे ना, चाहे कोई एक बार आ रहा है चाहे कोई दो बार आ रहा है, ठीक है। बट इंटरसेक्शन में आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। देखिए A क्या है, 1 1 इसमें आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B में 1 आ गया, ठीक है। अब 2 इसमें तो आ रहा है, बट 2 इसमें नहीं है, तो वो A इंटरसेक्शन B में नहीं आएगा। अब 3 चेक कीजिए, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 इसमें भी आ गया इंटरसेक्शन में।
4 इसमें तो है बट क्या इसमें है, नहीं है, तो 4 इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 9 भी नहीं और 12 भी नहीं। ये था आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और एक और छोटी सी बात, जैसे हम ए यूनियन को क्या लिखते होते हैं, ए प्लस बी, वैसे ही इंटरसेक्शन को कई बार ए डॉट बी भी लिखा जाता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को क्या लिखा जाता है, ए डॉट बी भी लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट पढ़ लिए थे हमने कि एक फैमिली होती है, जब उनके बीच में आने वाले जितने भी सेट्स की कलेक्शन है वो फैमिली, तो उसके हर एक सेट की दूसरे के साथ इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, एम्प्टी होनी चाहिए, यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बस डिसजॉइंट सेट भी वही है, वहाँ पे हमने फैमिली के बारे में बात की थी, यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर 2 सेट गिवन है तो हम उन्हें डिसजॉइंट कब कहेंगे, जब उनके बीच की इंटरसेक्शन क्या हो जाती है, एम्प्टी। ठीक है, अब ये ध्यान से देख लीजिए, अगर हम कहते हैं कि 2 सेट्स के बीच की इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, यानी कि उनमें कुछ कॉमन है, ठीक है, तो यही होगा ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट। अभी अभी हम इंटरसेक्शन पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर उनमें कुछ कॉमन है यानी कि वो एम्प्टी नहीं है, तो आप उन सेट्स को क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग सेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके भी अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, ए एंड दिस इज बी, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ हो जाएगा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्लियर, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं था, दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया है, कॉमन। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को नोटेट किससे किया जाता है, ए सी और ए डैश से, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है इसको। तो अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, कहता है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ना आपको क्या करना होता है, यू माइनस ए, ठीक है, यानी कि यू माइनस ए, यानी कि उसमें इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो होंगे, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना, यू में तो होंगे बट ए में नहीं होंगे। देखिए अगर हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये यू होता है, यू के अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक सेट ले लिया ए, ठीक है। अब कहते हैं इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जो यू में तो होंगे बट ए में नहीं होंगे, यानी कि ए को छोड़ दें तो ये बाकी सारा हमारा क्या बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका क्या मिल जाता है आपको, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए डैश में किस तरह के एलिमेंट आएंगे कि यू में तो होंगे बट ए में नहीं होंगे। क्लियर, ये अलग अलग फॉर्म ही है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन में बस और कुछ नहीं होता, मैथमेटिकली थोड़ा सा चेंज किया जाता है और आप लोग सोचते हो कि पता नहीं क्या दे दिया, डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ी हुई है, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ समझा दूँ क्लियरली। कहते हैं अगर x ए डैश से बिलोंग कर रहा है, यानी कि x किस में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, यानी कि इस पूरे के पूरे पार्ट में आ रहा है, तो x ए में नहीं आ रहा। और अगर हम कह दें कि x ए में नहीं आ रहा तो किस में आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, ठीक है, या तो आएगा सेट में या फिर नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम कह देंगे कि वो उस सेट से बिलोंग करता है, अगर नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। वाइस वर्सा में ये कंडीशन होल्ड करती है कि x अगर a कॉम्प्लीमेंट में है तो x a में नहीं है, अगर x a में नहीं है तो x a कॉम्प्लीमेंट में है। अब नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, कि 2 सेट्स आए हैं, अगर आपको उसका डिफरेंस लेने के लिए कहा जाए तो आप कैसे लेंगे। कहते हैं अगर a माइनस बी आपको निकालना है तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जो x में तो होंगे बट b में नहीं होंगे। वेन डायग्राम से समझते हैं हम इसको, ठीक है। मान लीजिए ये हमने 2 सेट ड्रॉ कर लिए, ठीक है। कहता है कि x a माइनस बी में हम कब कहेंगे, अगर हम सीधी सी भाषा में मैं आपको बता दूं तो a माइनस बी का मतलब क्या है, जो एलिमेंट्स a में तो हैं पर b में नहीं है। क्लियर, a में तो हैं पर b में नहीं है, ठीक है, a में तो हैं पर b में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए आप कहेंगे ये वाले पार्ट a में भी है, बट ये ध्यान से देखिए ये किस में है, b में भी तो है ना, तो आपको ये नहीं लेना, तो a माइनस बी क्या हो गया, जो a में है पर b में नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x a में है और सच दैट कि x b में नहीं है, ठीक है। अगर हम कहते हैं इस तरह से कि एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है a माइनस बी से, तो उसका क्या मतलब हो गया, a में है और b में नहीं है। वाइस वर्सा में है ये कंडीशन भी, कि अगर हम कहीं पे लिखा आपको मिल जाए कि x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो आप समझ जाइएगा कि x किससे बिलोंग करता है, a माइनस
बी से। क्लियर। इसी तरह से अगर हम सिमिलरली इसकी बात कर लें, किसकी, बी माइनस ए की, बी माइनस ए का अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करें तो वो किस तरह से होगा कि जैसे हमने इसमें बात की थी ना कि जो ए में है बी में नहीं है, बिल्कुल उसी तरह से अब जो बी में है पर ए में नहीं है, बिल्कुल वही सेम चीज़। ठीक है, तो जो बी में है और ए में नहीं है तो यही वाले एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इनकी बात करें तो ये किस में जा रहे हैं, ए में भी जा रहे हैं, तो हम उन्हें छोड़ देंगे। x बिलोंग टू बी सच दैट x इज नॉट बिलोंग्स टू a। अगर a हम कहते हैं 2 3 4 5 6 7 है और b कितना है 3 5 7 9 11 13, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जो a में है और b में नहीं है। 2 b a में तो है, क्या b में है, नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। अब 3 a में है b में भी है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। 4 अब a में तो है पर b में नहीं है, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए। 5 a में भी है और b में भी है, छोड़ दीजिए। 6 a में तो है पर b में नहीं है, ये आ गया। 7 जो a में है और b में नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी के ऊपर तो बात ही नहीं करनी क्योंकि ये सब तो a में है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप b माइनस ए भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अगर आपको 2 सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस कहा जाता है तो वो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखिएगा उसको नोटेट किससे किया जाता है, डेल्टा से। a डेल्टा b, 2 सेट्स के बीच के सिमेट्रिक डिफरेंस को, वो कैसे होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि आपको वो पार्ट लेना है जो कि a माइनस बी में है और b माइनस ए में है। ठीक है, अब देखिए हम इसको ड्रॉ करते हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि हमें दोनों को जोड़ना है ना। ठीक है, a माइनस बी ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा, अगर ये वाला सेट a है और ये b है तो ये a माइनस बी हो गया, और ये वाला सेट क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ये हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि x वो एलिमेंट्स आ गए जो उसके इंटरसेक्शन में नहीं है। क्लियर, दोनों का मतलब एक ही है कि आप ये कह लीजिए इसमें है, या फिर आप कह दीजिए कि ये इसमें नहीं है, एलिमेंट इसमें नहीं है। क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए पीजीटी मैथ का पूरा कंटेंट लेके आने वाली हूँ, तो ताकि आपको मैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।